जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट हिंदी साहित्य के तहत आप सभी के बीच हम यूनिट 8 के जो है नाटक विधा से संबंधित उस पर चर्चा करने वाले हैं। आपके पाठ्यक्रम में देखें तो यूनिट 8 के तहत जो है पाठ्यक्रम में अगर देखा जाए यहाँ पे भारतेंदु जी का अंधेर नगरी नाटक लगा हुआ है और साथ ही साथ भारतेंदु जी के द्वारा जो भारत दुर्दशा नाटक है वो भी आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। और सबसे पहले हम अंधेर नगरी पे चर्चा करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आप गो थ्रू हो जाइए एक बार, देखिए आपके पाठ्यक्रम में कौन कौन से नाटक लगे हुए हैं, क्योंकि आपको हम क्रमशः इसी तरीके से पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पे भारतेंदु जी के द्वारा जो लिखित अंधेर नगरी नाटक है, बहुचर्चित नाटक है, अंधेर नगरी लगा हुआ है। इसके बाद है भारत दुर्दशा नाटक और जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा अगर देखा जाए तो चंद्रगुप्त नाटक, इसके बाद स्कंदगुप्त नाटक है ना। इसके बाद अगर देखा जाए तो ध्रुव स्वामिनी नाटक जो उनके द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ से ये पता लगता है कि भारतेंदु जी और जयशंकर प्रसाद जी कितने इंपॉर्टेंट है। भारतेंदु जी के द्वारा ही 2 नाटक जो है आपके पाठ्यक्रम में है और प्रसाद जी के द्वारा चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी जो है ये 3 नाटक इनके द्वारा है। लक्ष्मी नारायण लाल जी के द्वारा देखें तो सिंदूर की होली, तो लक्ष्मी नारायण लाल जी के द्वारा जो है सिंदूर की होली जो नाटक इनके द्वारा रचित ये भी पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। और मोहन राकेश जी के द्वारा आधे अधूरे नाटक आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन तो हमने पहले से ही चैनल पे करवा रखा है और इनके अलावा भारत दुर्दशा पे भी हमने बात की थी, लेकिन वो जो हमने बात किया था वो वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य को ध्यान में रख के किया था। तो यहाँ पे आपको जब यूजीसी नेट के लिए आप तैयारी करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा फैक्चुअल जो है डेटा आपसे पूछते हैं, तो उसके अनुरूप हमें बताना पड़ेगा प्रकाशन वर्ष क्या है और साथ ही पात्र परिचय के बारे में और जो प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं उनके बारे में। तो इन सारे मुद्दों पर चर्चा करना होगा, तो हम उसके अनुरूप यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे देखिए शंकर शेष के द्वारा एक और द्रोणाचार्य ये पाठ्यक्रम में है। हबीब तनवीर जी के द्वारा आगरा बाजार ये आपके पाठ्यक्रम में है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा जो बकरी नाटक है ये आपके पाठ्यक्रम में है। तो इस तरीके से ये पूरा पाठ्यक्रम हमने देखिए सिलसिलेवार तरीके से आपको दे दिया है, आप यहाँ से पाठ्यक्रम जो है देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा जो हमारे पाठ्यक्रम में है। आज हम बात करने वाले अंधेर नगरी नाटक पर। हिंदी साहित्य में अगर देखें तो हिंदी साहित्य के इतिहास से जो शुरुआत होती है और आप जब देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से जब ये यात्रा बढ़ती है और आधुनिक युग में आते हैं। आधुनिक युग बोले तो जब आप पाली जो संस्कृत से जो यात्रा शुरू होती है भाषा की, संस्कृत, पाली, प्राकृत और इस तरीके से आप देखते हैं अपभ्रंश, आहट, फिर खड़ी हिंदी। तो खड़ी बोली हिंदी, जो खड़ी बोली हिंदी जब से प्रचार में आया, प्रसार में आया हिंदी साहित्य में, अगर कहें कि खड़ी बोली ने अपना स्थान जमाया तो उसमें भारतेंदु जी का आप कह सकते हैं कि सर्वाधिक योगदान है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का समय अगर देखें तो जो समय है इनका समय काल इनके पास तो बहुत ज़्यादा इनको नहीं मिला। 1850 से 85 बहुत ही अल्प आयु में अगर कह सकते हैं कि इन्होंने लेखन कार्य में अपने को दक्ष कर लिया और साहित्य के विधा में इन्होंने पदार्पण किया और इस तरीके से अलग अलग विधाओं में इन्होंने अपनी लेखनी चलाई। तो इनका समय जो है अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा समय नहीं है। 1850 से आप कह सकते हैं 1850 से 1835 इतनी कम यात्रा रही है, लेकिन हिंदी नाटक विधा में हो, निबंध विधा में हो, हर एक विधा में भारतेंदु जी के द्वारा अपनी लेखनी चलाई गई। भारतेंदु जी के बारे में बात करें तो इनके द्वारा इनके पिता जो थे गोपाल चंद, उनके द्वारा नहुष नाटक को पहला नाटक माना जाता है। हालांकि हिंदी साहित्य में अगर देखें तो अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग पहला नाटक माना जाता है। तो हम इस तरीके से जो पहला नाटक कौन सा है, प्रकाशन वर्ष है और उनको क्रमशः लगाने वाला, इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा जो अंधेर नगरी नाटक है, अंधेर नगरी नाटक का मूल विषय वस्तु क्या है, उसमें पात्र परिचय क्या है और उनके उद्देश्य के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ प्रकाशन वर्ष इत्यादि आदि विषयों पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, इनके द्वारा जो नाटक लिखा गया है अंधेर नगरी नाटक। अंधेर नगरी नाटक का प्रकाशन वर्ष अगर देखें तो 1881 ईस्वी है और ये नाटक जो है 6 अंकों में विभक्त है। दरअसल ये नाटक अंधेर नगरी के बारे में बात करें जो 1881 में लिखा गया और ये एक प्रहसन श्रेणी में माना जाता है। प्रहसन श्रेणी एक तो जैसे नाटक हम देखने जाते हैं तो नाटक मनोरंजन के लिए देखने जाते हैं। तो यहाँ पे ये होता है कि उस समय अगर तत्कालीन व्यवस्था देखिए 1850 का समय, तो 1857 की क्रांति 50 और उस समय हमारे ऊपर जो है अंग्रेजों का राज था और ऐसे में एक साहित्यकार
जो सजग साहित्यकार है वो समाज को कुछ सामाजिक योगदान देना चाहता है। उसी में हम बात करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने दायित्व का निर्वहन किया। उन्होंने व्यंग को चुना, समाज को सुधारने के लिए उन्होंने व्यंग को चुना कि मनोरंजन एक ऐसा साधन है जिससे हम जितने भी मनुष्य हैं उनके मानस पटल को, उनके दिमाग को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से इनकी यात्रा शुरू होती है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा कि इन्होंने जो नाटक लिखा, नाटक को इस तरीके से लिखा कि जो भी व्यक्ति जाए उसका मनोरंजन भी हो जाए और जो हमें अपना उद्देश्य, जो अपने उद्देश्य की पूर्ति करनी है वो भी हो जाए। तो यहाँ पे जो होता था, ये जो इनका एक प्रहसन श्रेणी आता है नाटक में, प्रहसन श्रेणी लघु नाटिका, इसमें व्यंग्यपूर्ण ढंग से जो हमें अपने बातों को लोगों के समक्ष रखना होता है वो रखा जाता है ना। तो ये जो है ये इस तरीके से नाटक का एक इनका तरीका था। तो यहाँ पे देखिए अंधेर नगरी नाटक, जिसका प्रकाशन वर्ष 1881 ईस्वी है। यह नाटक 6 अंकों में विभक्त है। प्रहसन शैली में ये लिखा गया है। तो ये पूछा जा सकता है कि अंधेर नगरी नाटक जो है वो किस शैली में लिखा गया है। तो अंधेर नगरी नाटक जो है वो प्रहसन शैली में लिखा गया है। तो इसके अलावा अगर देखें तो इस नाटक में आप देखिए कि जो 6 अंकों में विभक्त है, अलग अलग अंकों में आपको अलग अलग दृश्य दिखाए गए हैं और दृश्य के माध्यम से जो है नाटक को आगे बढ़ाया गया है। इस नाटक में तत्कालीन समय में जो सत्ता की विसंगतियां थी, मूर्खता और उनसे उपजी जो परिस्थितियां थी, उनका व्यंग्यात्मक चित्रण है। तो हमने पहले भी बात किया कि व्यंग्यात्मक ढंग से जो है प्रहसन एक नाटक का ही एक माध्यम है, मनोरंजन का ही एक साधन है, लेकिन व्यंग्यपूर्ण ढंग से अपनी बातों को कहने का एक तरीका है। अब हम बात करें कि ये जो नाटक लिखा गया है, नाटक लिखने के पीछे जो है उद्देश्य क्या था, पृष्ठभूमि क्या थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने उस समय इस तरीके से नाटक क्यों लिखा, क्या ये जनता की मांग थी? तो यह नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा, ये भी कहा जाता है कि ये जो नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा था वो एक दिन में लिखा गया था। और एक दिन में लिखा ही नहीं गया था, ये नाटक एक दिन में लिखा भी गया था और उसी दिन, जिस दिन ये लिखा गया उसी दिन दशाश्वमेध जो घाट है उस पर खेला भी गया। कहा यह भी जाता है कि भारतेंदु जी ने ये जो नाटक, जैसे हर एक चीज हम लिखते हैं कुछ ना कुछ उसके पीछे तात्कालिक कारण होता है, तो तात्कालिक कारण में ये भी कहा जाता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, एक जमींदार था, उस जमींदार को लक्ष्य करके उसको सबक सिखाने के लिए ये नाटक लिखा था और उसे ये सुधारने के लिए व्यंग्यपूर्ण ढंग से ये नाटक उन्होंने रचा था। इसके बाद बात करते हैं कि इसके विषय वस्तु पे। तो देखिए हमने बात कर लिया प्रकाशन वर्ष 1881 है, लघु नाटिका प्रहसन श्रेणी में है। प्रहसन क्या होता है, व्यंग्यात्मक ढंग से किसी भी मुद्दे को उठाने का एक तरीका होता है और 6 अंकों में ये विभक्त है। अलग अलग अंगों के माध्यम से अलग अलग दृश्यों को दिखाया गया है और इसमें जो है परिस्थितियों से उपजा जो विषम परिस्थितियाँ थी, उन परिस्थितियों को एक तरीके से दरकिनार कर भारतेंदु जी ने सामाजिक योगदान देने हेतु ये उद्देश्यपूर्ण नाटक लिखा। इसके कंटेंट की बात करें, इसकी विषय वस्तु क्या है, तो विषय वस्तु क्या है, मनोरंजन को आधार बनाकर तात्कालिक व्यवस्था पर कड़ा प्रहार करना। तो कभी भी हो कि अंधेर नगरी नाटक, जैसे कोई क्वेश्चन आ गया कि अंधेर नगरी नाटक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने क्यों लिखा, किस चीज को ध्यान में रख के लिखा, तो मनोरंजन को आधार बनाकर तात्कालिक व्यवस्था पर कड़ा प्रहार करने के लिए उन्होंने लिखा। इसके साथ ही नाटक में शासक की भ्रष्टता, धार्मिक विसंगतियां एवं हिंदुस्तान की कमियों की ओर ध्यान को इंगित कराया। यानी उस समय जो इतनी विसंगतियां व्याप्त थी, उन विसंगतियों की ओर ध्यान व्याप्त कराना भी इनका उद्देश्य था। साथ ही साथ नाटक में आदर्शहीनता, अनैतिकता और मानसिक गुलामी का खाका खींचते हुए असत्य पर सत्य की विजय दिखलाना भी एक तरीके से भारतेंदु जी का उद्देश्य था इस नाटक को लिखने के पीछे। और इस भारतेंदु जी ने इस नाटक को जो है, इसमें कई गीतों के माध्यम से, कई नीति वचन, उपदेश के माध्यम से है जो समाज को जो संदेश देना है उस संदेश को देने का प्रयास किया है। तो यहाँ पे ये भी है कि कई गीत एवं नीति वचन भी रखे गए हैं, साथ ही साथ हमें तुकबंदी भी देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखिए आपको पात्र परिचय बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन यूजीसी नेट में आता है। यूजीसी नेट के क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होता है वो आपको जैसे 4 ऑप्शन दे दिया कि मान लीजिए कि अंधेर नगरी जो नाटक है, ये अंधेर नगरी नाटक में देखा जाए तो दे दिया 4 पात्रों के नाम, इनमें से कौन से पात्र हैं। अब वहाँ पे आपको दे दिया नारायण दास महंत का पहला शिष्य, या गोवर्धन दास
महंत का दूसरा शिष्य, या नारायण या महंत में से कौन सा लोभी शिष्य है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछता है। अब यहाँ पे आपको इसलिए जानना है कि जो अंधेर नगरी नाटक लिखा गया है, करीबन इसमें 28 पात्र हैं और सभी पात्र अगर देखें तो अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जो महंत हैं और महंत के साथ जो उनके शिष्य आते हैं, गोवर्धन दास, नारायण दास, इनके बारे में आपको जानना है। इनके 2 शिष्य होते हैं। और यहाँ से अगर देखिए कि पहला अंक जो शुरू होता है, लावनी एक तरीके से गाते हुए एक एंट्री होती है भारतेंदु जी के द्वारा। अगर प्रथम अंक में देखें तो यहाँ पे इस प्रश्न के प्रथम अंक में एक महंत जो होते हैं वो अपने 2 शिष्यों के माध्यम से जो है प्रवेश करते हैं एक नगर में। और शिष्य में एक शिष्य क्या नाम है, उस शिष्य का नाम है गोवर्धन दास और दूसरे शिष्य का नाम है नारायण दास। गुरु जो है अपने शिष्यों को ये समझाते हैं कि इस नगर में हमने प्रवेश कर लिया। वो विश्राम करने लगते हैं और अपने शिष्यों को ये समझाते हैं कि लोभ नहीं करना, लोभ और लालच नहीं करना। लेकिन आप देखते हैं कि जो अक्सर मना किया जाता है तो बच्चे वही करते हैं। सेम यही चीज़ इनके साथ होता है। ये अपने शिष्यों को मना करते हैं कि हमें लोभ नहीं करना है, लेकिन आप देखते हैं कि इनके शिष्य जो हैं वो लोभ करते हैं। लेकिन वो लोभी शिष्य कौन होता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनके दोनों शिष्यों में से लोभी शिष्य कौन है। तो लोभी शिष्य इसमें से है गोवर्धन दास। गोवर्धन दास लोभ के वशीभूत होकर वो उसी अंधेर नगरी में रह जाता है जहाँ पे महंत और नारायण दास जिस नगरी को त्याग कर चले जाते हैं। तो शुरुआत होता है एक नगर में इनका प्रवेश। महंत और महंत के साथ दोनों शिष्य प्रवेश करते हैं और उनके महंत यानी जो गुरु होते हैं वो विश्राम करने लगते हैं। और ये जो शिष्य होते हैं, ये शिष्य क्या होते हैं, आगे बढ़ चलते हैं। तो कथा आगे करते हैं। पहले यहाँ पे देखिए कथा ही एक तरीके से आप अंधेर नगरी नाटक सुन रहे हैं और अंकों में विभक्त हैं, तो आप इसको आसानी से यहाँ से अगर सुनेंगे तो आपके दिमाग में ये खाका भी बन जाएगा कि हाँ कुछ इस तरीके से 6 अंकों में विभक्त है। क्योंकि ये पूछा जाता है क्वेश्चन इस तरीके से कि पहले अंक में क्या है, दूसरे अंक में क्या है और फिर पात्र कौन कौन से हैं। तो पहले ये हो गया पात्र परिचय कर लेते हैं। एक महंत हैं, महंत यानी एक साधु हैं। साधु के साथ 2 शिष्य आते हैं। दोनों शिष्यों में एक शिष्य का नाम है गोवर्धन दास, दूसरे शिष्य का नाम है नारायण दास। जो गोवर्धन दास हैं वो महंत के लोभी शिष्य हैं, तो लोभी शिष्य का नाम ध्यान रखिए। और नारायण दास जो हैं वो महंत का दूसरा शिष्य है। इसके बाद देखें तो आगे जो है यहाँ पे देखिए जब वो बाजार में यानी जिस नगर में रुकते हैं और बाजार में जो उनका शिष्य गोवर्धन और महंत जाते हैं तो वहाँ पे अलग अलग विक्रेता होते हैं। तो उन विक्रेताओं का नाम दिया, जैसे वहाँ पे एक घासीराम होता है जो चना बेचता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि घासीराम इसमें क्या बेचता है, तो घासीराम इसमें चना बेचता है। नारंगी वाला इसमें नारंगी बेचता है। हलवाई जो होता है, हलवाई वो मिठाई बेचने वाला होता है। और एक कुजड़ीन होती है, कुजड़ीन जो है वो सब्जी बेचती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन क्या बेचता है। कुजड़ीन सब्जी, हलवाई मिठाई, और नारंगी वाला नारंगी बेचता है और घासीराम जो है चना बेचते हैं। यहाँ पे आगे देखिए एक पाचक वाला होता है, पाचक वाला चूरन बेचता है। इनके अलावा मछली वाली मछली बेचने वाली होती है और जात वाला जाति बेचने वाला होता है। राजा एक यहाँ पे देखिए अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टके सिर बाजी टके सिर खाजा। इस अंधेर नगरी में हर एक चीज टका सेर में मिलता है। इसी लालच में तो गोवर्धन जो है टका सेर चीजों को लेके मिठाई वगैरह खा के वो बहुत खुश होता है और नगरी में रुक भी जाता है। तो यहाँ पे जो राजा है वो चौपट राजा है। तो इसके अलावा जो चौपट राजा है तो चौपट राजा के मंत्री भी होंगे, नौकर भी होंगे। तो इनके 2 नौकर, राजा के 2 नौकर होते हैं। और अंत में बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी कि एक फरियादी फरियाद लेके आता है कि राजा से हमें न्याय मिले। और आप देखते हैं कि जब कोई मूर्खपूर्ण राजा होता है तो उससे न्याय की उम्मीद हम कैसे कर सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पे फरियादी राजा से न्याय मांगने आता है, हालांकि उसे न्याय के नाम पे कुछ नहीं मिलता है। और एक कल्लू बनिया, अब देखिए न्याय के तहत जो है जैसे ये होता है कि उसकी बकरी जो है दीवार से गिर के मर गई होती है, तो राजा भी न्याय के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाता है कि दीवार किसने बनाया, दीवार में कौन मसाला लगाया, और फिर वो दीवार क्यों कमजोर हुआ, दीवार बनाने वाले को बुलाओ। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि ये जो कथानक है वो आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे एक कल्लू है, कल्लू बनिया, जिसकी दीवार से जो है वो फरियादी की बकरी जो होती है वो मर जाती है, तो वो कल्लू होता है। तो ये पूछा जा सकता है कि इसमें कल्लू बनिया क्या है, कल्लू बनिया कौन है। तो ये वही है जिसकी दीवार से जो है बकरी गिर के जिसकी दीवार जो गिरती है, जिससे जो है बकरी जो इनकी होती है वो बकरी जो है मर जाती है। इनके अलावा चूने वाला, तो दीवार बनाने के लिए जो मसाला तैयार करने वाला होता है उसको तक बुला लिया जाता है। इसके बाद भिस्ती वाला है, कसाई भिस्ती के लिए मशक बनाने वाले को बुलाया जाता है, कसाई को भेड़ बेचने वाले को, और 4 सिपाही, राजा के सिपाही भी आते हैं। इनके अलावा कोतवाल भी आता है। कोतवाल के अलावा देखिए बनिया
और कारीगर कल्लू बनिया की दीवार बनाने वाला उसको भी बुलाया जाता है। तो इतने लोगों को जो है यहाँ पे बुलाया जाता है। अब आपने यहाँ पे अंधेर नगरी के नाटक में जितने भी पात्र हैं उन पात्रों का अगर देखें तो हमने क्रमशः जो है यहाँ पे परिचय प्राप्त कर लिया है। अब यहाँ पे पहला अंक शुरू होता है। तो पहला अंक जैसे नाटक में अगर आप देखिए कि ये जो है अंकों में विभक्त है, अगर नाटिका को देखें तो ये अंकों में विभक्त है। ऐसे में यहाँ पे देखिए जो पहला अंक है, पहले अंक में अगर आप देखिए कि शुरुआत क्या होता है, तो पहले अंक में शुरुआत होता है यहाँ पे कौन कौन है, तो यहाँ पे अगर देखिए तो यहाँ पे महंत नारायण दास और गोवर्धन दास ये प्रस्तुत होते हैं। महंत भिक्षा मांगने के क्रम पे, यानी जो साधु होता है वो भिक्षा मांगने के क्रम में अपने दोनों शिष्यों को ये उपदेश देता कि जब भी आप भिक्षा मांगने जाओ लोभ नहीं करना, है ना। भिक्षा जो मिले मिले, साधु तो वही एक तरीके से साधु संत व्यक्ति वही है कि कम में भी वो सुखी रहता है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि जितना भी अगर लोभ के वशीभूत नहीं होना, जब भी भिक्षा मांगने जाना जितना जो दे, जितना जैसा मिले उतना ही लेके चले जाना। तो ये पहला उपदेश देते हैं और पहले ही उसमें बाह प्रांत में जहाँ वो नगर में रुके होते हैं तो इनके जो गुरु होते हैं वो विश्राम करने लगते हैं। अब दूसरा अंक जो है तो ये भी क्वेश्चन आता है कि पहले अंक में कहाँ का दृश्य, दूसरे अंक में कहाँ का दृश्य। तो दूसरा अंक जो है यहाँ पे शुरू होता है दृश्य वो बाजार का दृश्य। बाजार में हमने कहा कि अलग अलग दुकानें लगी हुई हैं जिनमें कबाब वाला भी है, नारंगी वाला भी है, घासीराम है, हलवाई है, कुजुड़िन है, मुगल, मेवा वाला, पाचक वाला, मछली वाला, साइत वाला, सौदा बेचने वाला, बनिया, मतलब तमाम लोग जो है मार्केट में वो बैठ के अपने अपने सामान को वहाँ पे बेच रहे हैं। लेकिन अद्भुत बात ये है कि आपने कभी भी ऐसा मार्केट देखा हो जहाँ पे हर एक ऐसा आप देखते हो कि हर एक माल 5 रुपए, हर एक माल 10 रुपए, ऐसे इस पूरी नगरी में आप देखेंगे हर एक माल टके सेर में। और ये बात जैसे ही गुरु को पता चलती है, यानी महंत को पता चलती है कि इस नगरी में हर एक चीज टका सेर में मिलता है, तो महंत जो है क्योंकि वो विद्वत जन होते हैं, बहुत ही विद्वान होते हैं, वो तुरंत जान जाते हैं कि जरूर इस नगरी में कुछ तो अंधेर है, या यहाँ का जो राजा जो है, जो प्रशासक है, या तो वो सही नहीं है। तो वो ये जब जान जाते हैं तो अपने तुरंत शिष्यों को कहते हैं कि हमें यहाँ से तुरंत चलना चाहिए, यहाँ पे रुकना ठीक नहीं है। लेकिन जब ये दृश्य बाजार वाले दृश्य में जाता है उनका गुरु, जो उनका चेला जो होता है महंत और गोवर्धन, तो गोवर्धन लोभ के वशीभूत होकर लालच में पड़ जाता है। जब उसको हर एक चीज टके सेर मिलता है तो लालच में मिठाई खरीद लेता है और मिठाई जो है छक भर खाता है, और खाने के बाद ये भी डिसीजन लेता है कि मैं तो यहाँ से नहीं जाने वाला, मैं तो यहीं रुकने वाला हूँ। लेकिन जो उनके गुरु होते हैं और जो दूसरा शिष्य होता है जो लोभी नहीं होता है, वो डिसीजन लेता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। अब आप देखिए कि गोवर्धन दास के साथ आगे आगे होता है क्या। तो यहाँ पे जब आप अलग अलग लोग बेचते हैं तो यहाँ पे भारतेंदु जी ने बहुत ही चालाकी से जो है इन पात्रों के माध्यम से जो सामाजिक संदेश देना था वो कहलवा दिया है। जैसे आप यहाँ पे एक चीज देखेंगे, जो कुजड़ी जो है जो सब्जी बेचती है उसके माध्यम से भारतेंदु जी कहलवाते हैं कि हिंदुस्तान का मेवा फूट और बैर, हिंदुस्तान का मेवा फूट और बैर। इनके अलावा ब्राह्मण के द्वारा, क्योंकि एक ब्राह्मण का भी वर्चस्व होता था उस समय, तो उनके बारे में और उनसे कटाक्ष करवाया जाता है कि ब्राह्मण का अपनी जात बेचना, धर्म एवं कर्म से विहीन हो जाना दर्शाया जाता है कि जो ब्राह्मण है वो अपने धर्म और कर्म से विहीन हो गए। इनके अलावा पाचक वाला जो चूरन बेचता उसके द्वारा भी कि देश में व्याप्त जो भ्रष्टाचार है उसको उजागर करवाते हैं कि कैसे जो है अगर देखा जाए तो लोग जो है सब कुछ खा के जो है एक तरीके से यहाँ पे अगर देखें तो सब कुछ खा के जो है हजम कर जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हर एक व्यक्ति के माध्यम से कुछ ना कुछ जो है यहाँ पे कहलवाया जा रहा है। यहाँ पे हर एक लोगों के माध्यम से अगर देखें तो कुछ ना कुछ कहलवाया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए जैसे इन्होंने कहलवाया यहाँ पे कि साहब लोग जो चूरन खाता सारा हिंद हजम कर जाता। तो हिंद यानी चूरन खा रहे हो आप, यानी ये अंग्रेजों पे तीखा व्यंग किया गया अपने नाटक में, अपने प्रहसन में, कि साहब लोग जो चूरन खाता वही चूरन खा रहे हैं और हमारे हिंद को, हमारे भारत देश को, यहाँ के लोगों को हजम कर जा रहे हैं। होता नहीं कि आप जब ज़्यादा खा लो तो फिर गैस्ट्रिक हो जाती, फिर आप पचाने के लिए चूरन खाते हो। तो यहाँ पे साहब लोग जो चूरन खाता सारा हिंद हजम कर जाता, कहीं ना कहीं उन पे व्यंगपूर्ण ये बातें कही गई हैं।
इनके अलावा अगर देखें तो फिर तीसरा अंक जो शुरू होता है, बाजार के बाद का जो दृश्य शुरू होता है, उस दृश्य में आप देखिए तो यहाँ पे आता है जंगल का दृश्य। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि तीसरा जो अंधेर नगरी का तीसरा दृश्य, उसमें किस चीज़ के बारे में जिक्र किया गया है, कौन से दृश्य को दिखाया गया? तो जंगल के बारे में। एक जंगल है, गोवर्धन 7 पैसे में, गोवर्धन जो है वो 7 पैसे में जो खरीदी हुई 2.5 सेर मिठाई है वो बहुत ही खुश होता है और लेकर अपने गुरुजी से मिलता है। गुरुजी से मिलता है तो गुरुजी पूछ बैठते हैं, बच्चा किस धर्मात्मा की कृपा तुम पे हो गई कि तुम इतनी मिठाई लेके आ गए, टके सेर में लेके आ गए? और जैसे ये वृत्तांत गुरुजी सुनते हैं, कहते नहीं 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 बच्चा, यहाँ पे हमें नहीं रहना है। तो ये जो सारी घटना होती है वो जंगल वाला जो तीसरा अंक है उसमें होता है। अब गोवर्धन लालच में पड़ा तो गोवर्धन रुक गया। अब चौथे अंक पे बढ़े तो चौथे अंक में आप देखते हैं कि राज्यसभा सजी हुई है। राज्यसभा यानी जो राजा का दरबार, उस अंधेर नगरी का जो राजा है उसका पूरा दरबार सजा हुआ है। और इस अंक में पिनक में बैठा हुआ राजा, इस अंक में अगर देखें तो यहाँ पे देखिए कि इस अंक में जो है पिनक में बैठा हुआ राजा क्या कर रहा है? एक फरियादी की बकरी मर गई है। एक फरियादी की अगर देखें तो बकरी मर गई है। तो बकरी मर जाने पर कल्लू बनिया, कारीगर चूने वाला, भिस्ती, गडेरिया अंत में अपने कोतवाल को ही फांसी का वो दंड दे देता है। तो इस तरीके से अगर देखें तो आप देखिए कि कहाँ से यात्रा शुरू होती है और वो फांसी का दंड किसको देता है, यानी न्याय किसको देना है, और न्याय भी सही से नहीं कर पाता है। तो पूरा अगर आप देखिए कि राज्यसभा सजा हुआ है, अंधेर नगरी का वो जो अंधेर नगरी का जो चौपट राजा है वो सामने गद्दी पे बैठा है। एक फरियादी अपनी बकरी मर गई है उसका फरियाद लेकर आता है वहाँ पे। और ये जो है नाटक का सबसे रोचक अंक जो होता है राज्यसभा वाला चौथा अंक होता है, जिसमें एक एक करके कि किसने बनाया, दीवार को किसने बनाया, फिर मसाला किसने बनाया, फिर उस कल्लू बनिया को, सबको बारी बारी से बुलाया जाता है। और अंततोगत्वा जब कुछ हासिल नहीं हो पाता तो आप देखते हैं कि गोवर्धन दास को किस तरीके से जो है फांसी पर चढ़ाने की कोशिश की जाती है। तो ये पूरा राज्यसभा का दृश्य है। अब यहाँ पे जो 5वां अंक है, 5वां अंक अगर आप देखिए तो यहाँ पे 5वां अंक जो है ये अरण्य से संबंधित है। अरण्य यानी जंगल से संबंधित है। अब ये होता है ना कि जब फांसी का फंदा जो बना होता है वो किसी के गले में नहीं जाता है, तो गोवर्धन दास ने कोई गलती भी नहीं की है, लेकिन वो खा खा के जो मिठाई खा खा के इतना मोटा हो गया है, तो ये होता है कि उसी को पकड़ के उसी को फांसी के फंदे पे चढ़ा दो, क्योंकि वो जो है जो रस्सी है वो उसके गले में फिट बैठ रही है। ऐसा न्याय आपने कहीं नहीं देखा होगा, ये अंधेर नगरी नाटक में ही हो सकता है। और भारतेंदु जी ने इस तरीके से नाटक रचा है कि जब हम पे अंग्रेज जो है शासन कर रहे थे तो कहीं ना कहीं वो भी भ्रष्ट बुद्धि व्यक्ति ही थे जो हम पे शासन कर रहे थे, और उनकी भ्रष्टता, उनकी अत्याचार की वजह से हमारे यहाँ की जो एक तरीके से कह सकते हैं कि जनमानस थी, जनता थी, वो कहीं ना कहीं भुक्तभोगी हो रही थी, क्योंकि वो न्याय कभी भी नहीं करते थे। इसी तरीके से अन्याय व्याप्त था। जैसे ये अंधेर नगरी का ये अनबुझ राजा है जो टके सेर भाजी टके सेर खाजा नगरी है, यानी उस समय हमारे जो भारत था वो अंधेर नगरी हो गया था, और जो आए थे वो लोग चौपट राजा थे, और हम प्रजा अगर लोभ में फंस जाते थे तो हमारे साथ वही अन्याय होता था जो गोवर्धन के साथ होता था, यानी गलती कोई भी करे न्याय नहीं मिलने वाला था। तो ये पूरा वृत्तांत जो रचा गया ना उस समय के परिदृश्य को देखकर रचा गया है। वैसे भी कहा भी जाता है साहित्य जो होता है, साहित्य कहीं ना कहीं समाज का एक तरीके से देखे तो प्रतिबिंब होता है। तो समाज में कोई ना कोई घटनाएं घटती हैं, उसी का प्रतिबिंब हमको साहित्य में दिखता है। तो हम कोई भी चीज़ उस समय अंग्रेजों के सामने जो है इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई भी चीज़ डायरेक्ट कहा जाता था। तो डायरेक्ट अगर कहते तो आप जो भी लिखते जो भी करते उसका जब्त हो जाता। तो बहुत ही चालाकी से हमारे साहित्यकार लोग जो समाज में संदेश देना था कितने अच्छे से एक नाटक में, क्योंकि भारतीय जनमानस नाटक देखने जा रहा है मनोरंजन के लिए, और वो जो है मुद्दा जो है वो जो संदेश है वो आराम से समझ जा रहा है। तो इस अंक में आप देखते हैं कि गर्दन मोटी होने के कारण फांसी के लिए गोवर्धन दास प्यादों के द्वारा पकड़ लिया जाता है, और तमाम फरियादों के बावजूद वो फरियाद करता रहता है, लेकिन उसे फांसी के लिए घसीट लिया जाता है। तो ये वृत्तांत आप देखते हैं 5वां अंक जो अरण्य है उसमें होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो 6ठा अंक है, और 6ठा अंक है शमशान से संबंधित। शमशान में जैसे ही गोवर्धन दास फांसी पर चढ़ने को होता है, अब उसको फांसी पे चढ़ाया जा रहा है, ना उसके गुरु हैं ना साथ में जो और एक चेला आया था वो भी गुरु के साथ ही निकल लिया था। ऐसे में गोवर्धन दास फांसी पर जैसे ही चढ़ने को होता है और गुरु और नारायण दास आ जाते हैं, और जैसे ही अपने शिष्य को संकट में देखते हैं तो उन्हें ये लगता है कि कोई भी व्यक्ति अपने शिष्य को संकट में देखेगा तो वो सोचेगा ना कि हमें अपने शिष्य को किस तरीके से कहीं ना कहीं बचाना चाहिए। तो तुरंत तत्पर होते हैं कि बचाया कैसे जाए, और उस राजा से हम विद्रोह भी नहीं कर सकते।
यही एक चालाकी थी कि अंग्रेजों के साथ भी अगर हमें निपटना था तो आपने देखा होगा कि गांधी जी ने जो भी मूवमेंट उस समय किया, जो भी सत्याग्रह अपनाया, क्या उनको उनसे आप डायरेक्ट नहीं लड़ सकते थे, वो उस मामले में आपसे बहुत ताकतवर थे, लेकिन हमारे पास तो दिमाग तो था, तो वही दिमाग अपनाया किसने? महंत ने। और वही आज़ादी प्राप्त करने के लिए अगर देखा जाए तो हमारे जितने भी उस समय के क्रांतिकारी दल के थे और जितने भी नेतागण थे, वही दिमाग अंग्रेजों से जीतने के लिए हमें अपनाया गया, उनके द्वारा अपनाया गया वही चीज़ें। तो यहाँ पे गोवर्धन दास जैसे ही फांसी पर चढ़ने को होता है तो जो उनके शिष्य जो नारायण दास और जो गुरु होते हैं, जो आए होते हैं, वो कहते नहीं फांसी पे मैं चढ़ूंगा। तो राजा देख के ये अचंभित हो जाता है कि भाई कौन मरने को तैयार होता है, ये दोनों क्यों फांसी पर चढ़ने को कहते हैं। और बस इतने में जो महंत है नारायण दास बात समझ जाते हैं। वो कहते हैं कि इस समय सबसे अच्छा मुहूर्त है, अगर जो भी व्यक्ति इस समय मरेगा तो वो मान लो कि परलोक सिधारेगा, और परलोक किसको जाने की इच्छा नहीं होती। बस इतने में ये फंस गया राजा। मूर्ख तो था ही, विवेकहीनता, भ्रष्टता, सब कुछ से ये परिपूर्ण था। ऊपर से अंधेर नगरी टाइप में सभी लोग चढ़ने को तैयार हो गए। और अंततोगत्वा होता क्या है उस राजा के साथ? वो स्वयं फांसी पर चढ़ जाता है। तो इस तरीके से हमें इस नाटक के माध्यम से चीजें क्या जानने को मिली कि जहां पे अंधेर हो वहां पे न्याय कभी आप कह सकते हैं न्याय आपके पक्ष में नहीं हो सकता। न्याय पक्ष में तो छोड़िए, न्याय सही हो ही नहीं सकता। ये चीज आपको समझ में आता है यहाँ पे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी उस समय यही सामाजिक संदेश दे रहे थे कि लोग जागरूक हों, अशिक्षा के पीछे नहीं भागे, बाहरडंबर के पीछे नहीं भागे। हमारे देश की जो दुर्दशा है, अभी हम जो नाटक दूसरा पढ़ेंगे भारत दुर्दशा, हमारे देश की जो दुर्दशा है, भारत की जो दुर्दशा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा मानसिक गुलामी जिम्मेदार है। हमें उस मानसिक गुलामी से निकलना है और हमें इन अंधेर नगरी में इस तरीके से जो राजा, जो प्रशासक हम पे शासन कर रहा है, हमें उससे पार पाना है और उसके लिए हमें उसी की टेक्निक अपनाना है। तो ये तत्कालीन जो व्यवस्था थी उस पर करारा व्यंग्य भी था और उस व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में ये नाटक जो रचा गया था वो हमारे भारतीय जनमानस को संदेश देने के लिए रचा गया था। तो इस तरीके से ये नाटक जो है, इसका कथानक हमने कंप्लीट किया, पात्र परिचय भी कंप्लीट किया, आपको सन बताया। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे इसमें बात किए और कुछ उद्धरण हैं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसने कहा था। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक उद्धरण दिया है कि राम भजो राम भजो राम भजो भाई। तो ये जो है महंत जी के द्वारा कहा गया कि राम भजो भाई। या ये भी कहा गया द्वितीय अंग, जब बाजार का आप दृश्य देखते हैं कि जात ले जात टके से जात, टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठा दोनों बेचे, टके के वास्ते झूठी गवाही दे। तो मतलब वही अंधेर नगरी में टके के वास्ते धर्म भी, प्रतिष्ठा भी, सब कुछ बिक रहा है, ये कहा गया है। इनके अलावा वेद धर्म कुल मर्जात सच्चाई बड़ाई सब टके सेर, यानी आप देखिए वेद धर्म कुल जितने भी मर्जात सब कुछ टके सेर में बिक रहा है। ये जात वाला ब्राह्मण के माध्यम से उस समय कटाक्ष करवाया गया कि सब कुछ कैसे, मतलब कि लोग जो है हर एक चीज को बेच रहे हैं। मानवता तो शर्मसार हो गई है, मानवीयता तो रही ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ बिक रहा है टके सेर में। तो ये गोवर्धन दास के द्वारा कहा गया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पंक्ति। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा, ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये जो गोवर्धन दास जो लोभी शिष्य था महंत का, उसके द्वारा ये कहा गया। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, अंधेर नगरी चौपट राजा। अंधेर नगरी तो है ही नाटक का नाम, तो अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। इनके अलावा अगर देखें तो यहाँ पे तृतीय अंक जंगल में जो है कहा गया है, सेत सेत सब एक से जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहू न कीजिए वास। तो ये महंत जी समझाते हैं कि सेत जहाँ पे सब कुछ सेत में मिल रहा है, ऐसे जगह पे हमें वास नहीं करना चाहिए। चतुर्थ अंक जो राज्यसभा से संबंधित है, यहाँ पे कहा गया है चुप रहो तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसा होगा कि जैसा जम के यहाँ भी ना होगा। राजा फरियादी से कहता है, राजा जो है फरियादी से कहता है कि तुम्हारा न्याय यहाँ पे ऐसा होगा कि जैसे, मतलब कि आप जब जाओगे ऊपर तो वहाँ भी नहीं होगा। और सच में ऐसा न्याय उसने किया कि फरियादी को तो उसका न्याय तो मिला नहीं, और उल्टे आप देखिए कि गोवर्धन दास को फांसी चढ़ाया जा रहा था और खुद ही चढ़ गए। तो सच में न्याय तो बिल्कुल ऐसा न्याय मिला जो सच में नहीं मिलता है।
इनके अलावा अगर देखें तो पंचम अंक जो अरण्य यानी जंगल से संबंधित है, यहाँ पे अंधाधुंध मचो सब देशा मानो राजा रहत विदेश, ये गोवर्धन दास के द्वारा ये पंक्ति कही गई है। और यहाँ पे एक पंक्ति ये भी आया है, वेश्या जोरू एक समाना, वेश्या जोरू एक समाना, ये भी कहा गया है। और छठा अंक, और इसी के साथ अगर देखें महंत जी ये चीज़ समाप्त भी करते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पंक्ति है इसमें अगर देखा जाए कि जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं नीति न सूजन समाज, ते ऐसे ही आपो न से जैसे चौपट राज। तो जहाँ पे ना धर्म काम करा, ना बुद्धि काम करा, ना नीति काम करा, सूजन समाज, तो ऐसी जगह पे क्या होगा, चौपट ही राज होगा। तो इस तरीके से महंत के द्वारा ये कह के और पूरा अंधेर नगरी नाटक जो है इस तरीके से समाप्त हो सकता है, होता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरीके से आपको ये नाटक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। नाटक के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करेगी, कोई भी अगर आपका डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़े, है ना। इसी तरीके से जैसे आज पढ़ा रहे हैं ये क्रमशः आपका इसी तरीके से चलता रहेगा। बस अपना प्यार इस पे हिंदी और प्राइड पे आप बनाए रखें, है ना। और जल्द से जल्द हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू क्या, अभी तो ये शुरू हो गया है कि मतलब आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी खत्म हो, दिसंबर में आपका एग्ज़ाम है। और चैनल पे जाइएगा, यूजीसी नेट में असिस्टेंट प्रोफेसर का हमने एक प्लेलिस्ट बना रखा है जिसमें प्रीवियस के अलग अलग जो भी हिंदी साहित्य से संबंधित एग्जाम इसके पहले कंडक्ट कराए गए हैं। तो करीबन 13,000 क्वेश्चन हमने अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड उसको सॉल्व कराया है। तो जैसे हम ये करवाएं उस टॉपिक को भी आप वहाँ पे जो है उस क्वेश्चन को भी वहाँ से सॉल्व करते रहिए, तो आपको ये चीज़ तरीका पता चलेगा। बाकी जैसे ही हम ये जो नाटक विधा है यूनिट नंबर 8 इसको समाप्त करते हैं तो आपको जो है नाटक विधा से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उसको हम करवाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो सेशन है आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है और सीरीज इसी तरीके से आगे कंटिन्यू होता रहेगा। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।